ओके, सो आज का जो वेबिनार है दैट इज ऑन द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन द फील्ड ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इन द ग्लोबल ट्रेड ग्लोबल मार्केट। ठीक है, मेरा इंट्रोडक्शन हो चुका है। सो बेसिकली जो अभी जो मैं प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा हूँ दैट आर मोस्टली इन द मेटल, स्टील एंड एल्यूमिनियम। इसके प्रोफाइल जो है स्पेशली वायर प्रोफाइल में एक्सपोर्ट करता हूँ। एंड इसके पहले मैंने स्टार्ट किया था पेरिशेबल प्रोडक्ट से। एंड अभी जिस कंट्री में मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ वो मेरा मेन मार्केट लैटिन मार्केट है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, साउथ अमेरिका का रीजन है। अलॉन्ग विद दैट यूरोप एंड सम एशियन कंट्रीज लाइक नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, नियर बाय कंट्री, ताइवान। ठीक है, यहाँ पर मेरा एक्सपोर्ट अभी जा रहा है। ठीक है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या है कि एक 5 स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रोडक्ट सिलेक्शन। ठीक है। तो हमारा जो सेशंस होते हैं इसमें सबसे ज़्यादा मेरा फोकस प्रोडक्ट सिलेक्शन पर ही होता है। क्योंकि क्या होता है कि प्रोडक्ट सिलेक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि सपोज अगर मैं नागपुर से हूँ तो मैं ऑरेंज ही एक्सपोर्ट करूंगा, मैं अगर नासिक से हूँ तो मैं ग्रेप्स ही एक्सपोर्ट करूंगा। ये प्रोडक्ट सिलेक्शन नहीं होता। प्रोडक्ट सिलेक्शन के काफ़ी सारे क्राइटेरिया होते हैं। ठीक है, हमको सारे पैरामीटर चेक करना पड़ता है। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट हमको डेटा स्टडी भी करना पड़ता है, हमको एक्चुअल नंबर स्टडी करना पड़ता है कि ग्लोबल मार्केट में ट्रेंड क्या चले, वो भी हमको स्टडी करना पड़ता है। तो काफ़ी सारे पैरामीटर होते हैं प्रोडक्ट सिलेक्शन के। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही रहता है क्योंकि यही से आपका सब कुछ जो भी आपका जो बिजनेस होने वाला है, एक्सपोर्ट का बिजनेस होने वाला है, वो यही से स्टार्ट होता है। ठीक है। एंड नेक्स्ट स्टेप है कंपनी रजिस्ट्रेशन। जो प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट किया है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी आपको डॉक्यूमेंटेशन, सर्टिफिकेशन, वो सब रेडी करना पड़ेगा। दैट इज अ पार्ट ऑफ द कंपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ठीक है। अभी जो कंपनी रजिस्ट्रेशन वाला जो पार्ट है ये आपको खुद से नहीं करना। काफ़ी लोग खुद से ही सब जीएसटी वगैरह अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, जो कि उनको आता नहीं और वो सीख कर करते हैं। ठीक है, आता है तो बात अलग है, आप लोग कर सकते हो। अदरवाइज आप अपने सीए या फिर जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर हो उसके थ्रू ये सारे काम कर सकते हो। ठीक है। थर्ड स्टेप काफ़ी इजी होता है, मार्केट सिलेक्शन। इसमें हमको नंबर स्टडी करना पड़ता है। ठीक है, जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपने एक्सपोर्ट के लिए आपने सिलेक्ट किया है, ठीक है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सबसे ज़्यादा नीड, सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट किस कंट्री में, किस मार्केट में, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो हमको ये नंबर ही स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है। हम ये भी स्टडी करेंगे कि टॉप इंपोर्टिंग कंट्रीज कौन से हैं और वहाँ पर जो ट्रेंड है, जो इंपोर्ट है, वो कितने परसेंट से ग्रो हो रहा है, वो भी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, और ये काफ़ी इजी स्टेप होता है ये। इसके बाद है बायर आइडेंटिफिकेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट। ठीक है। बायर आइडेंटिफिकेशन में क्या रहता है कि जो प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट किया है, जो मार्केट आपने सिलेक्ट किया है, फॉर एग्जांपल अगर आपने यूके मार्केट सिलेक्ट किया है तो यूके में आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड इंपोर्टर्स कौन है उनको आइडेंटिफाई करना है, उनको पूरा लिस्ट आउट करना है। ये भी काफ़ी इजी स्टेप होता है बायर आइडेंटिफिकेशन। तो काफ़ी सारे सोर्सेस होते हैं, कुछ ऑनलाइन सोर्सेस है, कुछ ऑफलाइन सोर्सेस है। ठीक है, और कुछ पेड सोर्सेस भी होते हैं। ठीक है, तो जितने भी सोर्सेस, अवेलेबल सोर्सेस है बायर्स ढूंढने के, ठीक है, हम सेशन में हम सारा स्टडी करते हैं वो। ठीक है। एंड इसके बाद होता है बिजनेस डेवलपमेंट। ठीक है, बिजनेस डेवलपमेंट ये जो एक स्टेप रहता है ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, इसमें क्या करना पड़ता है कि आपको एक्चुअल में बायर को टैप करना पड़ता है, उनको कांटेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, थ्रू कॉल और थ्रू ईमेल। और भी तरीके रहते हैं, जैसे ऑफलाइन मेथड भी रहते हैं जिसमें आपको डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो भी उसके क्या सोर्सेस है, ठीक है, वो भी हम स्टडी करते हैं। ठीक है। बिजनेस डेवलपमेंट में इंक्वायरी आपको जनरेट करना पड़ता है। ठीक है, इंक्वायरी के बाद फिर आप ऑफर दोगे अपना, ऑफर पर नेगोशिएशन हो सकता है। ठीक है। इसके बाद फिर आप फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर हो, न्यू एक्सपोर्टर हो, थोड़ा आपको ट्रस्ट बिल्डअप करना पड़ेगा, आपको सैंपल भेजना पड़ेगा। ठीक है, रेट आपका अच्छा है बट क्वालिटी भी मैटर करता है और एक्सपोर्ट इज ऑल अबाउट क्वालिटी। ठीक है, तो आपका रेट भी मैच हो गया, आपका सैंपल भी अप्रूव हो गया, तो जाके फिर आपको एक ट्रायल ऑर्डर मिल सकता है। ठीक है, ट्रायल ऑर्डर भी आपने अच्छे से एग्जीक्यूट कर लिया, देन आपका ट्रस्ट अच्छे से बिल्डअप हो जाएगा और आपको रिकरिंग बिजनेस आता रहेगा। एक्सपोर्ट जो है वो रिकरिंग बिजनेस मॉडल है। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई एक कस्टमर मिल गया आपको, दुबई में कस्टमर मिल गया, एक बार आपने एक्सपोर्ट का कंसाइनमेंट कर लिया और नेक्स्ट टाइम से उसने ऑर्डर नहीं दिया। ठीक है, वो बात अलग है कि आपने कुछ अच्छी सर्विस नहीं दी, अच्छी क्वालिटी नहीं दी, तो फिर वो डेफिनेटली नहीं देगा। बट आपको क्वालिटी सर्विस दोनों मेंटेन करना ही पड़ेगा फॉर द रिकरिंग बिजनेस। ठीक है।
इसके बाद है डिस्पैच एंड डॉक्यूमेंटेशन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बट इसमें आपका जो 50% जो रोल रहेगा वो रहेगा CHA का। ठीक है। सो एज ए एक्सपोर्टर आपको कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना पड़ता है। ठीक है, कुछ सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, वही आपको बनाना है। ठीक है। कुछ प्रोफार्मा इनवॉइस है, कमर्शियल इनवॉइस है, पैकिंग लिस्ट है, ये कुछ। ठीक है, कुछ टेस्ट सर्टिफिकेट है, ये 3-4 डॉक्यूमेंट्स से आपको बनाने पड़ते हैं। बाकी मोर देन 50% डॉक्यूमेंटेशन आपका CHA आपके लिए बनाएगा, कस्टम हाउस एजेंट। ठीक है। सो जब आपका फिजिकली जब एक्सपोर्ट होगा तो वो टाइम पे आपको हायर करना पड़ेगा लॉजिस्टिक कंपनी को। दे विल टेक केयर ऑफ ऑल द ट्रांसपोर्टेशन, ऑल द कस्टम क्लियरेंस प्रोसेस, एवरीथिंग। ठीक है। सो ठीक है, सो एज ए एक्सपोर्टर आपका इंपॉर्टेंट टास्क है प्रोडक्ट सिलेक्शन, देन मार्केट सिलेक्शन। ठीक है, एंड देन बायर आइडेंटिफिकेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट। ठीक है। ये बिजनेस डेवलपमेंट में सारे कम्युनिकेशन एंड एवरीथिंग सब कुछ। ठीक है, डील क्लोजिंग, ऑर्डर फाइनलाइजेशन, सब कुछ आ जाता है इसमें। ठीक है, कंपनी रजिस्ट्रेशन आप, जो आपका सर्विस प्रोवाइडर आपका CA है उसके थ्रू आप कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद है हाउ टू फॉर्म अ कंपनी और अ फर्म। ठीक है। सो देखो, अगर आपका ऑलरेडी कोई फर्म एस्टेब्लिश्ड है सो आप उससे भी कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, अगर आप नए एक्सपोर्टर हो, ठीक है, आपको नए से स्टार्ट करना है। ठीक है, सो आई विल सजेस्ट कि स्टार्ट विद द प्रोप्राइटरशिप फर्म। अदर ऑप्शंस भी है, LLP प्राइवेट लिमिटेड भी आप कर सकते हो, बट आई विल सजेस्ट कि स्टार्ट विद द प्रोप्राइटरशिप फर्म। ठीक है। तो जो आपका CA है, सर्विस प्रोवाइडर है, उसके थ्रू ये सारा काम कर लेना, फर्म रजिस्ट्रेशन, GST, उद्योग आधार। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन एज पर जो भी करंट रूल है उसके हिसाब से आपको सारा डॉक्यूमेंटेशन करा के लेना है CA के थ्रू। ठीक है, उसके बाद है करंट अकाउंट। ठीक है। सो जो भी लाइक, चाहे वो प्राइवेट बैंक है, नेशनलाइज बैंक है, HDFC बैंक है, एक्सिस है, ICICI है, या फिर SBI है। ठीक है। तो जो नॉर्मल करंट अकाउंट जो डोमेस्टिक मार्केट में डोमेस्टिक बिजनेस के लिए यूज़ किया जाता है वही सेम एक्सपोर्ट के लिए होता है। ठीक है, बट फॉर एक्सपोर्ट, ठीक है, ये जो है फर्म रजिस्ट्रेशन, GST, करंट अकाउंट, ये तो डोमेस्टिक बिजनेस के लिए भी चाहिए, ये तो कॉमन है। ठीक है, बट स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट के लिए आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बनाना पड़ेगा, IEC। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड यही रहता है आपका लाइसेंस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। ठीक है, ये भी जो आपका CA सर्विस प्रोवाइडर है वो बना के दे देगा। इसके बाद है RCMC, ये एक सर्टिफिकेट है, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट भी आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो RCMC होता है ये इंडस्ट्री वाइज सबका अलग अलग रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर किसी को एग्रो प्रोडक्ट या फिर प्रोसेस फूड प्रोडक्ट में एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, तो उसका RCMC निकलेगा अपेडा से। ठीक है, ये अपेडा वगैरह क्या होता है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, आने वाले स्लाइड में एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके बाद आपको AD कोड भी बनाना पड़ेगा, ऑथराइज डीलर कोड। ठीक है, जहाँ पर आपका करंट अकाउंट है वहीं से ये AD कोड। ठीक है, अगर आपका करंट अकाउंट ICICI बैंक में है तो ICICI बैंक आपको AD कोड बना के दे देगी। ठीक है, ऑथराइज डीलर कोड, तो ये IC RCMC AD कोड ये कंपलसरी होता है फॉर एक्सपोर्ट। ठीक है। इसके अलावा अदर डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, अदर डॉक्यूमेंट दैट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट। ठीक है, अगर आपका कुछ फूड्स आइटम से रिलेटेड अगर कोई प्रोडक्ट है तो फिर आपको सेंट्रल का FSSAI लाइसेंस बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर किसी को फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है तो उसके डिफरेंट डिफरेंट लाइसेंस रहेंगे। किसी को केमिकल एक्सपोर्ट करना है तो उसके अलग लाइसेंसेस रहेंगे, अलग सर्टिफिकेशन रहेंगे। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट। ठीक है, इसके बाद है कुछ इंटरनेशनल बॉडी होती है। जस्ट अ मिनट। हाँ, ठीक है, अभी इतना बड़ा जो हमारा ग्लोबल मार्केट है, ग्लोबल ट्रेड है। ठीक है, मोर देन 190 कंट्रीज के बीच में ये ट्रेड होता है। ठीक है, तो इंटरनेशनल लेवल पर ऐसी 4 गवर्निंग बॉडी है जो ग्लोबल ग्लोबल बिजनेसेस के रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिफाइन करती है। ठीक है, तो यहाँ पर है ICC है, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WCO, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। UN, यूनाइटेड नेशन। ठीक है, तो ये 4 ऐसी गवर्निंग बॉडी है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ग्लोबल लेवल पर रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिफाइन करती है। तो इनके जो भी रूल्स है, ठीक है, जो भी मेंबर कंट्री है सबको एक्सेप्ट करना पड़ता है। ठीक है, सिमिलरली
डोमेस्टिक लेवल पर भी, इंडिया लेवल पर भी, इंडियन गवर्नमेंट की भी काफ़ी ऐसी कुछ गवर्निंग बॉडी है, ठीक है, जो लोकल यानी डोमेस्टिक लेवल पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के, फॉरेन ट्रेड के रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिफाइन करती है। ठीक है, तो टॉप पर आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बढ़िया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में काफ़ी सारे बिजनेसेस आते हैं जो स्पेसिफिकली फॉरेन ट्रेड के लिए है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। अगर कोई गवर्नमेंट की डेजिग्नेटेड गवर्निंग बॉडी है वो है डीजीएफटी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, सो इंडिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो डीजीएफटी ही डिफाइन करती है। ठीक है, किसी प्रोडक्ट के ऊपर किसी प्रोडक्ट से बैन हटाना है, किसी या फिर किसी प्रोडक्ट के ऊपर बैन लगाना है, इसका डिसीजन भी डीजीएफटी लेता है। तो आपके जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लाइसेंसेस है वो भी सारे डीजीएफटी से ही बनते हैं। ठीक है, सो ओवरऑल जो है डीजीएफटी इज एन अपेक्स बॉडी फॉर द फॉरेन ट्रेड इन इंडिया। ठीक है, और इंडियन गवर्नमेंट और या फिर डीजीएफटी चाहते हैं कि इंडिया से जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़े, और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए ये काफ़ी सारे इंसेंटिव्स देते हैं एक्सपोर्टर्स को। ठीक है, तो गवर्नमेंट आपको दो इंसेंटिव देती है, ड्यूटी ड्रॉबैक एंड आरओडीटीपी। ठीक है, अभी किस प्रोडक्ट के ऊपर कितना ड्यूटी ड्रॉबैक रहेगा, कितना आरओडीटीपी रहेगा, ये डीजीएफटी ही डिफाइन करता है। ठीक है, और इसके अलावा जैसे मैंने कहा था कि इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी प्रमोट कर रही है एक्सपोर्ट को। ठीक है, तो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए डीजीएफटी ने इंडस्ट्री वाइज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स बनाए, ईपीसी। ठीक है, तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर आपको एग्रो प्रोडक्ट, प्रोसेस फूड ये सब एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए अपेडा है। ठीक है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के लिए फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है। ठीक है, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट के लिए इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है। स्पाइसेस बोर्ड है, टी बोर्ड है, कॉफी बोर्ड है, रबर बोर्ड है। ठीक है, इवन टोबैको बोर्ड है। ठीक है, सो इसका एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाए। ठीक है, जिसमें ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए। ठीक है, ये आपको बायर, सेलर, ठीक है, सप्लायर, सबका डेटा आपके साथ शेयर करते हैं ये लोग। ठीक है, और जब भी आप सपोज फॉर एग्जांपल अगर आपको अपेडा का मेंबर बनना है, ठीक है, अगर आपको एग्रो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, तो जब आप अपेडा के मेंबर बन जाओगे तो अपेडा आपको देगा आरसीएमसी, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। ठीक है, सो डीजीएफटी सबके लिए एक ही है, बट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल सबका डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। तो जिस भी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के आप मेंबर बन जाते हो तो वहां से, उस पर्टिकुलर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से आपको आरसीएमसी मिलेगा, डीजीएफटी से आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड मिलेगा। ठीक है, तो जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, ठीक है, आईसी आपको मिलेगा डीजीएफटी से। ठीक है, आरसीएमसी आपका बनेगा जो भी रिस्पेक्टेड आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है वहां से, और एडी कोड आपका बनेगा बैंक से, जिस बैंक में आपका करंट अकाउंट है। ठीक है, सो जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था कि गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट कर रही है, काफ़ी प्रोमोट कर रही है, ठीक है, एक्सपोर्ट को। ठीक है, इंपोर्ट को गवर्नमेंट इतना सपोर्ट नहीं करती है, बट यहाँ पर मैंने स्क्रीन में मेंशन किया है कि इंपोर्ट इंसेंटिव। ठीक है, तो ये जो इंपोर्ट इंसेंटिव आपको मिल रहा है, ठीक है, ये बेसिकली एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए है। ठीक है, अल्टीमेटली यानी एट द इंडिया एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा था कि एक्सपोर्ट के ऊपर गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव देती है, ड्यूटी ड्रॉबैक एंड आरओडीटीपी। ठीक है, कुछ परसेंटेज ही देंगे, 2%, 3%, 1.5%। बट इम्पोर्ट इंसेंटिव का मतलब ये नहीं है कि आप इंपोर्ट करोगे तो आपको गवर्नमेंट कुछ 1-2% एक्स्ट्रा इंसेंटिव देंगे, नहीं। ठीक है, सो पहली बात, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ कि आप अगर एक्सपोर्ट करते हो तो एक्सपोर्ट जीरो रेटेड सप्लाई में आता है। जीरो रेटेड सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब ये है कि लाइक 99% प्रोडक्ट के ऊपर गवर्नमेंट आपसे कोई टैक्स नहीं लेगी। ठीक है, और आपको इंसेंटिव अलग से देगी। ठीक है, और गवर्नमेंट इंपोर्ट को सपोर्ट नहीं करती है। इंपोर्ट के ऊपर अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, डोमेस्टिक सेल आउट करने के लिए, डोमेस्टिक मार्केट में सेल आउट करने के लिए, तो गवर्नमेंट आपसे काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस लेती है। ठीक है, जो भी इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, वो सब तो रहेगा ही रहेगा, उसके ऊपर आपको एडिशनल जीएसटी वगैरह भी वो भी पे करना पड़ेगा। ठीक है, बट अभी यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इंपोर्ट इंसेंटिव। ठीक है, इंपोर्ट इंसेंटिव का मतलब ये है कि देखो यहाँ पर दो मैंने लाइसेंसेस मैंने मेंशन किए। फर्स्ट है ईपीसीजी लाइसेंस, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। ठीक है,
इसका मीनिंग ये है, ये एक लाइसेंस है, लाइसेंस है यानी डीजीएफटीसी बनेगा। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर आपको फ्यूचर में आपको कोई प्लांट फैक्ट्री आपको सेटअप करना है, ठीक है, और उसके लिए आपको चाहिए कैपिटल गुड्स मशीनरीज आपको चाहिए। ठीक है। तो वो फॉर एग्जांपल अगर वो मशीनरी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, या तो है तो काफ़ी हाई प्राइस में अवेलेबल है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि वो मशीनरीज आप इंडिया में इंपोर्ट कर सकते हो, जिसके ऊपर गवर्नमेंट को आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। 1 रुपया भी आपको गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है। बट अंडर दिस लाइसेंस, अगर ये ईपीसीजी लाइसेंस में आप इंपोर्ट करते हो तो गवर्नमेंट की कुछ कंडीशन है, उसको फुलफिल करना पड़ेगा। कंडीशन क्या है कि आपको कुछ सर्टेन अमाउंट, जितना आप टैक्स बचा रहे हो उसका सर्टेन अमाउंट आपको एक्सपोर्ट करके दिखाना पड़ेगा। आप डोमेस्टिक मार्केट में भी सेल आउट कर सकते हो। ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपको फ्रूट पाउडर एक्सपोर्ट करना है, अगर आपके पास ऑर्डर आता है कीवी, डिहाइड्रेटेड कीवी फ्रूट पाउडर का अगर आपके पास ऑर्डर आता है, तो आप क्या कर सकते हो, फॉरेन कंट्री से आप कीवी इंपोर्ट कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा इकोनॉमिकल है तो उसके हिसाब, तो आप कीवी इंपोर्ट कर सकते हो, उसको प्रोसेस कर सकते हो, उसका पाउडर फॉर्म बना के आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो यह सर्टन अमाउंट आपको शो करना पड़ेगा। ठीक है। उसका भी कैलकुलेशन है, वो हम जब इंपोर्ट का सेशन रहेगा तब हम डिस्कस करेंगे। काफी टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं इसमें। ठीक है। और आप डोमेस्टिक मार्केट में भी सेल कर सकते हो। ठीक है, जो मशीनरी आप इंपोर्ट करोगे तो, बट आपको एक्सपोर्ट सर्टेन अमाउंट आपको एक्सपोर्ट भी शो करना पड़ेगा। ठीक है। सेकंड है एडवांस लाइसेंस। एडवांस लाइसेंस, एडवांस ऑथराइजेशन लाइसेंस कहा जाता है इसको। इसमें आप क्या कर सकते हो कि आप रॉ मटेरियल आप इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है। जैसे सेम एग्जांपल, अगर आपने कीवी इंपोर्ट किया है, ठीक है, तो कीवी से जो भी प्रोसेस प्रोडक्ट मिलेगा आपको, फॉर एग्जांपल कीवी पाउडर है, वो आपको कंपलसरी एक्सपोर्ट ही करना पड़ेगा अंडर एडवांस लाइसेंस। ठीक है। सो अंडर एडवांस लाइसेंस भी जो आप रॉ मटेरियल आप इंपोर्ट करोगे तो उसके ऊपर भी इंपोर्ट ड्यूटी आपको नहीं देना पड़ेगा। बट वो रॉ मटेरियल से जो भी फिनिश प्रोडक्ट बाहर निकलेगा वो आपको कंपलसरी आपको एक्सपोर्ट ही करना है। ठीक है। चलो इसके अलावा ग्लोबल ट्रेड में इनको टर्म्स एंड कुछ पेमेंट टर्म्स होते हैं जो कि यूनिवर्सली सेम होते हैं, चाहे आप इंपोर्ट करो एक्सपोर्ट करो। ठीक है। तो कुछ इनको टर्म्स रहते हैं, इनको टर्म्स है ना इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स। ठीक है। बेसिकली ये डिलीवरी टर्म्स होते हैं। ठीक है। टोटल 11 टाइप्स के इनकोटम्स होते हैं। जैसे स्टार्टिंग विद द एक्स वर्क, EXW। ठीक है। अगर आप एक्स वर्क इनकोटम में काम करते हो तो एज अ एक्सपोर्टर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका जो भी फैक्ट्री वेयर हाउस है, ठीक है, वहाँ पर आपको मटेरियल, ठीक है, विद पैकिंग आपको रेडी रखना है। ठीक है। फिर आपके फैक्ट्री या फिर वेयर हाउस से लेके इम्पोर्टर के फैक्ट्री या फिर वेयर हाउस तक जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रहेगा, ठीक है, जो भी पोर्ट चार्जेस रहेंगे, जो भी इम्पोर्ट ड्यूटी रहेगा बाहर के कंट्री में, वो सारा बायर के अकाउंट में रहेगा, वो कंप्लीट कॉस्ट। ठीक है। सिमिलरली लास्ट इनकोटा में DDP, डिलीवर ड्यूटी पेड, इसमें अपोजिट रहेगा। ठीक है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका एक्सपोर्ट का कंसाइनमेंट है वो आपको इंपोर्टर के फैक्ट्री वेयरहाउस के अंदर तक आपको पहुंचा के देना पड़ेगा। ठीक है। वहां तक का जो भी कॉस्ट है पूरा आपके अकाउंट में रहेगा वो। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एक्स वर्क का इन्वॉइस है 100 रुपीज़ पर केजी का, ठीक है, तो सारा कुछ अगर डीडीपी का अगर हम इन्वॉइस करते हैं, डीडीपी का अगर हम कॉस्टिंग करते हैं तो, ठीक है, सारे कैलकुलेशन के साथ अगर फिर वो चला जाएगा 130 रुपीज़ पर केजी फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। तो एक्सवर का आपका प्राइस डिफरेंट रहेगा, FOB का डिफरेंट रहेगा, C&F CF का डिफरेंट रहेगा, डीडीपी का डिफरेंट रहेगा। ठीक है। तो जैसे जैसे यानी ये इनकोटम जो होता है वो निगोशिएबल रहता है, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर दोनों म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि किस इनकोटम में काम करना है। ठीक है। तो उसके हिसाब से फिर आपको कॉस्टिंग करना पड़ेगा, एक्स वर्क का कॉस्टिंग, ठीक है, DDP का कॉस्टिंग, C&F का कॉस्टिंग। ठीक है। एक कंसाइनमेंट में एक ही इनको टर्म रहेगा, उसके हिसाब से आपको सारा बेसिकली डिलीवरी टर्म रहता है। ठीक है। वो डिफाइन करता है, इनको टर्म डिफाइन करता है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है, पोर्ट चार्जेस, इंपोर्ट ड्यूटीज, वो कौन पे करेगा, कौन बेयर करेगा। ठीक है। अगर एक्सपोर्टर को बेयर करना है तो फिर आपको सारा वो कॉस्टिंग में ऐड करना पड़ेगा, आपके इनवॉइस में ऐड करना पड़ेगा सारा कॉस्टिंग। ठीक है। चलो इसके अलावा पेमेंट टर्म्स। तो नॉर्मली क्या है कि ये इंटरनेशनल पेमेंट टर्म्स में 4 पेमेंट टर्म ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। फर्स्ट है एडवांस पेमेंट टर्म। ठीक है। एडवांस पेमेंट टर्म में भी टाइप्स होते हैं, या तो आपका रहेगा 100% एडवांस, फुल एडवांस,
या तो रहेगा पार्शियल एडवांस। ठीक है, पार्शियल एडवांस आ गया है तो बैलेंस पेमेंट आप कैसे निकालोगे? ठीक है, तो वो पूरा स्टडी करना पड़ेगा वो। उसके बाद है लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट भी एक पेमेंट टर्म है, काफ़ी सेफ पेमेंट टर्म है, बट इसमें भी थोड़े बहुत रिस्क फैक्टर होते हैं जो हमको समझना पड़ेगा। इसके बाद है डीपी कैड, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट, कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट, एंड डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। ये डीपी एंड डीए ये थोड़े रिस्की कैटेगरी के पेमेंट टर्म होते हैं। ठीक है, बट आप रिस्की पेमेंट टर्म में भी काम कर सकते हो सेफली। ठीक है, गवर्नमेंट इसमें भी सपोर्ट करती है। ठीक है, बट वो क्या सपोर्ट है, कैसा गवर्नमेंट की कौन सी एजेंसी है, दैट इज द पार्ट ऑफ द सेशन, वो हम सेशन में ही मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि सारी चीज़ें मैं आपको लाइक ये वेबिनार में तो बता नहीं सकता। ठीक है, सो मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ जस्ट। ठीक है, बट आपको जब भी आप एक्सपोर्ट करोगे आपको पूरा 100% थेरोटिकल नॉलेज लेना है। एक्सपोर्ट कम्प्लीटली प्रैक्टिकल होता है, बट उसके पहले टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होते हैं, पेमेंट टर्म्स क्या होता है, इनको टर्म क्या होता है, एलसी में क्या क्या क्लॉजेस होते हैं, वो सब आपको थेरोटिकली समझना पड़ेगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंटेनर क्या होता है, टाइप्स ऑफ पैकेजिंग क्या होता है, एवरीथिंग वो सब समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही फिर आप, ठीक है, प्रैक्टिकली आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, और एक्सपोर्ट स्टार्ट करना आपको तो फुल नॉलेज लेकर ही, हाफ नॉलेज के साथ बिल्कुल आप एक्सपोर्ट मत कीजिए, तो डेंजरस रहता है। ठीक है, एक्सपोर्ट स्टार्ट करना है कंप्लीट नॉलेज के साथ ही आपको एक्सपोर्ट स्टार्ट करना है। ठीक है, सो उद्योग वर्धन के काफ़ी सारे स्टूडेंट, ठीक है, जो भी पास्ट बैच वाले जितने भी स्टूडेंट है, आज भी मैं उनके कांटेक्ट में हूं, उनकी क्वेरीज वगैरह आते रहते हैं। ठीक है, तो जो भी आज का एक एग्जांपल है, एक जयपुर से एक स्टूडेंट थी। ठीक है, तो उन्होंने आज एक प्रोफार्मा इनवॉइस बनाया। ठीक है, पेमेंट टर्म था 100% एडवांस। ठीक है, तो उनका प्रोडक्ट था एल्यूमिनियम फॉइल। ठीक है, सो होता है। ठीक है, जो भी नए एक्सपोर्टर है उनको भी 100% एडवांस मिलता है। ठीक है, चलो उसके बाद है इंटरनेशनल लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक्सपोर्ट का। ठीक है, तो जब भी आप फिजिकली एक्सपोर्ट करोगे तो आपको लॉजिस्टिक कंपनी को हायर करना पड़ेगा। ठीक है, और लॉजिस्टिक कंपनी आपको ट्रांसपोर्टेशन वाली सर्विस भी देगी। ठीक है, और आपको कस्टम क्लियरेंस वाली सर्विस भी देगी। ठीक है, सो डिफरेंट टाइप्स के कंटेनर्स होते हैं, 20 फीट, 40 फीट। 20 फीट है ना कंटेनर का लेंथ है, 20 फीट। 40 फीट है ना कंटेनर का लेंथ रहेगा 40 फीट। ठीक है, 20 फीट कंटेनर, 40 फीट कंटेनर। 20 फीट कंटेनर कब यूज़ करना चाहिए, 40 फीट कंटेनर कब यूज़ करना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट के लिए यूज़ करना चाहिए। ठीक है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। ठीक है, कंटेनर सिलेक्शन का भी। ठीक है, ग्रॉस वेट, नेट वेट। ग्रॉस वेट मीन्स एक्चुअल वेट ऑफ द प्रोडक्ट प्लस, ठीक है, पैकेजिंग का वेट। ठीक है, ये जो जब आप कंटेनर में एक्सपोर्ट करते हो तो वेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक है, कंटेनर में कितना वेट का लिमिटेशन है वो सब पता होना चाहिए, और ये कभी कभी कंट्री टू कंट्री भी वेरी होता है। ठीक है, तो जो हम दुबई यूरोप में एक्सपोर्ट करते हैं तो हम नॉर्मली 20 फीट में, 20 फीट कंटेनर में ऑल 25 से 27 टन तक अलावेबल है। अगर वही हम जापान वगैरह में एक्सपोर्ट करेंगे तो रिस्ट्रिक्शन है 20 टन्स का। 20 टन से ज़्यादा आप कंटेनर में लोड नहीं कर सकते हो। ठीक है, वो उनके गवर्नमेंट के रोड, ठीक है, रोड्स के रेगुलेशंस वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, अ, अभी टाइप्स ऑफ कंटेनर भी रहते हैं, एक नॉर्मल ड्राई कंटेनर रहता है। ठीक है, जिसमें आप नॉन पेरिशेबल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, कुछ रेफर कंटेनर भी होता है जिसमें आप पेरिशेबल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, जैसे फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल, या फिर इसके अलावा अगर मीट वगैरह भी एक्सपोर्ट होता है तो वो रेफर कंटेनर में जाता है, जिसमें टेम्परेचर एंड मॉइस्चर दोनों कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है शिपिंग कंपनी चार्जेस। अगर आप बाई सी एक्सपोर्ट कर रहे हो तो जिनके जहाज होते हैं, ठीक है, सो शिपिंग लाइन होते हैं, उनके कुछ ओशन फ्रेट वगैरह जो रहते हैं वो चार्जेस रहते हैं। अगर आप बाय एयर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो वो केस में एयरलाइन के चार्जेस रहेंगे। ठीक है, एक रहता है ब्रेक बल्क होता है, यानी काफ़ी हाई क्वांटिटी रहता है, 5,000 टन्स, 10,000 टन्स। जब अगर ऐसा रिक्वायरमेंट रहेगा तो फिर वो कंटेनर में नहीं जाता है, वो जाता है ब्रेक बल्क में जाता है वो। ठीक है, कस्टम प्रोसेस ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, चाहे आप इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हो या फिर आप इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे हो, दोनों केस में जो भी आपका पोर्ट है वहाँ पर कस्टम क्लियरेंस का प्रोसेस कंपलसरी होता है, क्योंकि विदाउट कस्टम क्लियरेंस ना इंडिया इंडिया में बाहर के कंट्री से कोई गुड्स आ सकता है, और ना ही विदाउट कस्टम क्लियरेंस इंडिया के बाहर वो एक्सपोर्ट हो सकता है। ठीक है, तो कस्टम क्लियरेंस के बिना काम नहीं होता है। ठीक है,
सो जब भी आप, अगर आपको इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट के केस में जब आपका पोर्ट पर कस्टम क्लियरेंस होगा, तो कस्टम क्लियरेंस की एक्टिविटीज होने के बाद आपको बिल ऑफ एंट्री मिलता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आप डोमेस्टिक मार्केट में इसको आप लेके जा सकते हो, पोर्ट के बाहर आप लेके जा सकते हो। अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट में भी कस्टम क्लियरेंस होता है। एक्सपोर्ट में कस्टम क्लियरेंस होने के बाद तो जो पोर्ट है, जो कस्टम है, वो आपको एक डॉक्यूमेंट देता है जिसको कहा जाता है शिपिंग बिल। ठीक है, एक बार आपको शिपिंग बिल मिल गया, इसका मतलब आप इंडिया के बाहर उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये जो भी एक्टिविटीज रहता है ये आपको नहीं करना है, ये आपके बिहाफ में ये सीएचए करता है। ठीक है, ये सब आपका काम नहीं है, ये सीएचए का काम होता है, कस्टम हाउस एजेंट का काम होता है। ठीक है, उसके बाद है बिल ऑफ लेडिंग। ठीक है, जब भी आप बाई सी एक्सपोर्ट करते हो तो जो जिसका लाइक जो शिपिंग लाइन होती है, ठीक है, वो आपको एक डॉक्यूमेंट देता है जिसको कहा जाता है बिल ऑफ लेडिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है एक्सपोर्ट का। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको एयर एक्सपोर्ट करना है तो वो केस में एयरवे बिल होता है। ठीक है, उसके बाद कस्टम ड्यूटी, मैंने एक्सपोर्ट के बारे में तो आपको बताया कि 99% प्रोडक्ट के ऊपर कोई टैक्सेस नहीं है। और अगर आप इंपोर्ट करते हो तो इंपोर्ट में काफ़ी सारे टैक्सेस होते हैं। ठीक है, कस्टम एजेंट के बारे में मैंने आपको बताया कि ये इसके पास एक लाइसेंस होता है, वो एक्सपोर्टर या फिर इंपोर्टर के बिहाफ में पोर्ट की सारी एक्टिविटीज़ करता है। ठीक है, एज ए एक्सपोर्टर आपको पोर्ट में जाने की गरज नहीं है, आजकल तो अलाउ भी नहीं कर रहे। ठीक है, काफ़ी रिस्ट्रिक्शन है। तो जो सीएच है वही सब कुछ हैंडल कर लेता है। ठीक है, सो एज ए एक्सपोर्टर आपका इंपॉर्टेंट टास्क क्या होना चाहिए? सिलेक्टिंग अ गुड लो कॉम्पिटिटिव एंड द हाई मार्जिनल प्रोडक्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। ठीक है, उसके बाद है शॉर्टलिस्ट द टारगेट कंट्री। आपको कंट्रीज, आपको मार्केट आइडेंटिफाई करना है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा नीड, सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, डिमांड है और ग्रोविंग डिमांड है। ठीक है, ऐसे कंट्रीज को आपको टारगेट करना है। कंट्री सिलेक्शन के भी काफ़ी सारे क्राइटेरिया होते हैं। ठीक है, जैसे इंडिया का काफ़ी कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो हमको प्रायोरिटी देना पड़ेगा जिस कंट्री के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। ठीक है, उसके बाद है जो कंट्री आपने टारगेट किया है उस कंट्री में आपको बायर्स ढूंढने हैं। बायर्स ढूंढने के काफ़ी सारे सोर्सेज होते हैं जो हम प्रैक्टिकली सेशन में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, और जो भी आपके बायर्स रहेंगे, ठीक है, मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूँ कि आपका ये बायर है, एक्चुअल बायर है। ठीक है, उसके बाद बायर को वेरीफाई भी करना है। ठीक है, सिर्फ आइडेंटिफाई करके काम नहीं चलेगा, आपको उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के भी काफ़ी सारे मेथड्स है, सोर्सेस है। एंड ठीक है, उसके बाद जब आप बायर को कांटेक्ट करोगे, उसके बायर से आप इंपोर्टर से आप इंक्वायरी जनरेट करोगे। ठीक है, आपको ऑफर भी देना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट जो जजमेंट आता है इंपोर्टर की तरफ से वो आता है आपके रेट के ऊपर कि आप रेट की ऑफर कर रहे हो। सबसे पहला जजमेंट उसके ऊपर ही आता है। ठीक है, एंड उसके बाद फिर वो सैंपल एंड ऑल दैट वो सारा प्रोसेस रहता है। ठीक है, और तो ये एक्सपोर्ट में कॉस्टिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सबसे फर्स्ट इंक्वायरी के बाद जो है आपको कॉस्टिंग करना पड़ेगा। तो कॉस्टिंग कैसे करना पड़ेगा? ठीक है, एक्सवर का तो ठीक है, वो तो प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट प्लस आपका मार्जिन वो रहेगा। पर एफओबी कॉस्टिंग कैसे करें, सीएफ कॉस्टिंग कैसे करें? क्योंकि अगर इंपोर्टर बोलेगा कि भाई, अगर आपका इंपोर्टर दुबई में है, अगर वो कहेगा कि भाई मुझे जेबल अली पोर्ट तक का प्राइस चाहिए, रेट चाहिए, बेसिकली रेट यानी पर यूनिट प्राइस, पर केजी, पर मेट्रिक टन, तो ऐसा रेट देना पड़ता है। तो रेट के बेसिस पर ही जो है कंपैरिजन वगैरह वो सब होता है। ठीक है, इसके बाद जब आपका ऑर्डर फाइनल हो जाएगा, जब आप फिजिकली इसको डिस्पैच करोगे विद द हेल्प ऑफ योर लॉजिस्टिक कंपनी, ठीक है, तो फिर आपको कुछ ये प्री एंड पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे। बेसिकली आपको प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट्स ही बनाने पड़ते हैं, कमर्शियल इनवाइस, पैकिंग लिस्ट एंड प्रोफार्मा इनवाइस और कुछ ट्रेड सर्टिफिकेट। पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट जो भी रहते हैं वो आपका सीएचए या फिर आपका लॉजिस्टिक कंपनी आपके लिए बनाता है। ठीक है, सो वी कैन नाउ स्टार्ट Q&A सेशन। ठीक है। Okay, yes. Thank you so much, sir, for wonderful guidance. And अभी हम ऑडियंस में जो भी क्वेश्चंस है आपको अबाउट रिलेटेड प्रोडक्ट हो या कौन से प्रोडक्ट करे, क्या क्या फॉर्मेलिटीज होती, जो भी आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिलेटेड जो भी टेक्निकल क्वेश्चंस है, हम अभी आपके मन के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। सो हम्म। आप प्लीज आप चैट बॉक्स पे होस्ट श्रीराम सिलेक्ट करके आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हो, एंड मैं आपके सारे क्वेश्चंस वन बाय वन कवर करूंगा। तो आपको चैट बॉक्स पे हो श्रीराम सिलेक्ट करना है एंड आप सारे आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हो। हमारे साथ हमारे एक एलुमनाई जुड़े हुए हैं, पंकज उशीर सर, जो आज बहुत अच्छे स्केल पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं। एंड ये हमारे एलुमनाई है उद्योग वर्धिनी के। तो हम हमारे हर वेबिनार में हमारे एलुमनाइज को बुलाते हैं अपना बिजनेस प्रमोट करने के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए।
तो मैं पंकज सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए ना, आप क्या क्या करते हो, कहाँ कहाँ क्या क्या एक्सपोर्ट करते हो, ये प्लीज शेयर कीजिए। ओवर टू यू पंकज जी। ठीक है। गुड इवनिंग ऑल और नमस्ते श्रीराम सर। काफी दिनों के बाद हम लोगों की बात हो रही है अभी। मुझे जो फीडबैक देना है, बेसिकली मैंने उद्योग वर्धिनी के साथ जुड़ा हूँ लगभग 2016 से। और उद्योग वर्धिनी से मैं पहले ईडीपी प्रोग्राम था, एंटरप्रेन्योर्स इन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उससे जुड़ा हुआ था। और उसके बाद में फिर मैंने विद इन ए 1 ईयर एक्सपोर्ट्स का सेमिनार अटेंड किया था। तब सेमिनार अटेंड करने तक का मेरा कोई भी प्लान नहीं था कि मैं एक्सपोर्ट्स में कुछ काम करना है या करना चाहता हूँ ऐसा। लेकिन सर ने बोला था कि काफी अच्छा बिजनेस है, तो इसका सेमिनार आप लोग अटेंड करो। तो वो सेमिनार अटेंड करने के बाद हम लोगों ने मोटिवेशन जो मिला, वो मोटिवेशन के बाद हम लोगों ने 2016 में एक्सपोर्ट्स का फर्म ओपन किया। और हम लोगों को कोई एक्सपीरियंस नहीं था या फिर एजुकेशन नहीं था एक्सपोर्ट्स का। लेकिन उद्योग वर्धिनी की तरफ से पूरा असिस्टेंस हम लोगों को मिला, राइट फ्रॉम स्क्रैच। और आप बोल सकते हो कि हम लोग अभी फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में एक्सपोर्ट्स का काम करते हैं। लगभग 14-15 कंट्रीज में हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और मेजोरिटी प्रोडक्ट जो है वो ओनियन है, ग्रीन चिली है, टोमेटो है, लेमन है, फिर ग्रेप्स है, पोमोग्रेनेट्स है, बनाना है, ये सब प्रोडक्ट्स हम लोग करते हैं। और आप मतलब आपको बताते हुए मुझे ये प्राउड फील होता है कि हम लोगों का टर्नओवर लगभग 25 CR के करीब करीब है आज के डेट में। वाह। तो ये सबका श्रेय जो जाता है वो उद्योग वर्धिनी को जाता है, क्योंकि मैंने या मेरे पार्टनर ने कभी ये सोचा नहीं था कि हम लोगों को एक्सपोर्ट्स में कुछ काम करना है। तो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ उद्योग वर्धिनी एंड सुनील चांडक सर, वी आर इन टू दिस बिजनेस। और हम लोगों का हम लोगों ने कुछ नाम क्रिएट किया है, उसके पीछे भी सर का ही हाथ है, क्योंकि हम लोग सर का ही सब एथिक्स, प्रिंसिपल्स और जो लॉयल्टी है वो सब मतलब सर से सब सीखे हुए हैं। तो वही हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग है। तो आप लोगों को सबको ये बोल सकता हूँ मैं कि आज मार्केट में काफी सारे प्लेटफॉर्म्स होंगे जिससे आप जुड़ सकते हो, लेकिन उद्योग वर्धिनी ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको ऑथेंटिसिटी है, जो भी है ट्रैक रिकॉर्ड है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का। और सब लोग जो है, श्रीराम सर है, सुनील चांडक सर है, और एंटायर उद्योग वर्धिनी टीम है। ऑल आर कमिटेड पीपल और ऑल आर कैपेबल पीपल। तो अगर आप यदि कुछ सोच रहे हो कि इसमें आपको कुछ काम करना है, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू टू ज्वाइन विथ उद्योग वर्धिनी। ओके, थैंक यू वेरी मच। ग्रेट सर, इतना बड़े स्केल पे आपका एक्सपांशन हुआ है, इसके बारे में हमें भी आइडिया नहीं था। सर आप कहाँ कहाँ पे एक्सपोर्ट करते हो, कौन से कंट्रीज में करते हो? सर अभी हम लोग जीसीसी में, जैसा दुबई, कतार, कुवैत, सऊदी, ओमान, बहरीन, ये सब कंट्रीज में कर रहे हैं। और फार ईस्ट में हम लोग थाईलैंड है, सिंगापुर है, मलेशिया, ये कंट्रीज में कर रहे हैं। और ग्रेप्स का काम हम लोग यूरोप और यूके के लिए कर रहे हैं। वाह। सर बहुत सारे लोग आज फर्स्ट टाइम इस फील्ड के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, तो अगर आप कुछ बताओ कि फर्स्ट कस्टमर या पहला कंट्री आपने कैसे क्रैक किया, कैसे आपने एक्सपोर्ट फिर धीरे धीरे बढ़ाया, अगर आप इसके बारे में कुछ गाइड कर सको तो। ओके, मैं आप सब लोगों को मतलब एक इनपुट देना चाहता हूँ कि अगर सच में हम लोगों को कुछ करना है ये फील्ड में, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन तो ये है कि अपने को विल पावर स्ट्रांग चाहिए कि हम लोग को ये काम करना है। तो अपने आप सब आगे अपने को मतलब सपोर्ट सिस्टम मिलता है। तो हम लोगों ने जो तरीका अपनाया था बायर्स फाइंड आउट करने का, तो हम लोग क्या करते थे कि अगर हम लोगों को श्रीलंका में एक्सपोर्ट करना है, तो श्रीलंका में टॉप 10 एक्सपोर्ट इम्पोर्टर्स कौन है ओनियन के, उसको आइडेंटिफाई करो। फिर उनका मार्केट का क्या क्रेडिबिलिटी है उसके बारे में थोड़ा जानकारी लो।
और आपको ये भी मिलेगा कि श्रीलंका में कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज रहेगा, उनके पास ये इम्पोर्टर्स का सब फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है या क्रेडिबिलिटी रिकॉर्ड्स रहता है। आप एक पीनट कॉस्ट पे करके आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और क्रेडिबिलिटी क्लाइंट के बारे में पता चलता है, उसके बाद में आप उनके साथ काम कर सकते हो। और अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप खुद जाके कंट्री को विजिट करके आते हो, क्लाइंट्स को मिलते हो, तो वो भी एक सेकंड एस्पेक्ट है। और थर्ड एस्पेक्ट इजीएस्ट जो हो सकता है वो बोलता हूँ आपको, कि कोई भी कंट्री में आपका अगर कोई रिलेटिव है, फ्रेंड्स है, अगर वहाँ पे वो जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो उनका सपोर्ट लेके आप वहाँ पे शिपमेंट शुरू करते हैं, तो वो आसान होता है। और फ्यूचर में फिर आप एक्सपांशन जैसा करोगे तो यू कैन विजिट दैट पर्टिकुलर कंट्री, यू कैन विजिट क्लाइंट्स इन दैट मार्केट। तो ये सब तरीका हो सकता है क्लाइंट आइडेंटिफाई करने के लिए। वाह, ग्रेट ग्रेट सर, बहुत अच्छा लगा आपका जर्नी सुनते हुए। एंड सर, अगर किसी को आपसे कनेक्ट करना है, मे बी उनके साथ अगर आपको जॉइंटली एक्सपोर्ट करना है, तो आप, अगर आप प्लीज चैट बॉक्स पे आपका नंबर शेयर कर सको तो जी इसमें सर। से पूरे इंडिया से लोग जुड़े हुए हैं। तो आई एम श्योर कि कोई सप्लायर्स रहेंगे, कोई एक्सपोर्टर्स रहेंगे जो आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। मुझे ऑलरेडी कुछ लोगों ने चैट बॉक्स पे आपका नंबर पूछा है, तो अगर आप प्लीज चैट बॉक्स पे शेयर करो तो सब पीपल में कनेक्ट विद यू। सर, आपका अभी नेक्स्ट गोल क्या है? कितना करोड़ अभी अचीव करना है? ये क्वेश्चन का जवाब तो नहीं है मेरे पास। क्यों बोलता हूँ, क्योंकि जब हम लोगों ने काम शुरू किया तो वी नेवर थॉट ऑफ हैविंग दिस मच ऑफ टर्नओवर। इनफैक्ट हम लोग डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट्स का अगर क्यूमुलेटिव टर्नओवर का बात करते हैं तो इट इज समवेयर अराउंड 50 करोड़, राइट। तो ये हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था। तो आज के डेट में हम लोगों ने यही एक्सपीरियंस किया हुआ है कि अगर आप ऑथेंटिक हो, ट्रांसपेरेंट हो, सिंसियर हो, तो फिगर्स डजेंट मैटर एट ऑल। मतलब आपको जो आप सोच नहीं सकते इतना बड़ा बिजनेस कर सकते हो। हम लोग भी उसमें कोई एजुकेशन नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था, तो हम लोग कर सकते। तो मेरे ख्याल से ये प्लेटफॉर्म पे जितने लोग जुड़े हुए हैं वो सब लोग कर सकते हैं। सिर्फ क्या है, बेसिक इंटेंट चाहिए कि मुझे ये करना है। दैट इज व्हाट आई थिंक एक्चुअली। ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा लगा सर ओके। आपका जर्नी सुनते हुए। इतने, आई थिंक आपने पिछले 2016 में आपने प्रोग्राम किया था, तो पिछले 9 साल में आपने 50 करोड़ तक अभी अचीव किया है आपका टर्नओवर। करेक्ट। करेक्ट। ऐसे बोल सकते। ओके, ग्रेट ग्रेट सर, थैंक यू जी। सो मच एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग योर नंबर। अगर ऑडियंस में किसी को कनेक्ट करना है तो प्लीज यू कैन कनेक्ट विद देम, जॉइंटली बिजनेस भी कर सकते हो। हमें हमेशा गर्व होता है कि हमारे एलुमनाइज बड़े हो और उनको और भी बिजनेस मिले और आप भी इसमें ग्रो करो। थैंक यू सो मच। एंड अभी हम क्वेश्चंस पे शुरू करते हैं, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आए हैं। सो सो नाउ विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, yes, thank you so much, Pankaj sir. I'll ओके। continue with तो ओके Q&A. ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय। ग्रेट। सो इतने बड़े स्केल पे आज आए हैं, इतने बड़े स्केल पे बिजनेस कर रहे हैं, ऐसे हमारे और भी एंटरप्रेन्योर्स हैं। हम हर वेबिनार में हमारे नए एंटरप्रेन्योर को इनवाइट करते हैं एंड इनका इतना बड़ा जर्नी हो चुका है, 50 करोड़ तक पहुंचे, ये फ्रैंकली मुझे आज पता चला है। सो जरूर आप भी कनेक्ट कीजिए। हमारा यही कलेक्टिवली मकसद यही है कि और से ज्यादा एक्सपोर्टर्स आए, नए नए लोग इसमें इस इंडस्ट्री में आए। और उनका भी शुरुआत कोई कुछ था नहीं, बैकग्राउंड जीरो से उनका शुरुआत है। बट आज पिछले 9 सालों में आज वो 50 करोड़ टर्नओवर तक पहुंचे। तो बहुत बड़ी बात है ये। और हम भी चाहते हैं कि आप भी लोग ऐसा ही कुछ लॉन्ग टर्म अगर सोचते हो, कमिटेड रहते हो, तो इस इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है बड़ा होने के लिए। आज वो एग्रीकल्चर कमोडिटीज में काम कर रहे हैं, आप हर एक इंडस्ट्री में हर एक प्रोडक्ट में आप आज बड़े स्केल पे कर सकते हो। और ऐसे पंकज जी जैसे हमारे जितने भी एलुमनाइज है जिन्होंने ये प्रोग्राम किया है, ये सारे एक ग्रुप में कनेक्टेड है। तो ये एक ग्रुप में कनेक्ट होने की वजह से आपको बायर सेलर, आपको सप्लायर्स, आपको एक्सपोर्टर्स, ऐसा बहुत बड़ा नेटवर्क मिल जाता है हमारे ग्रुप के द्वारा। तो वो ग्रुप का भी आपको जो मेंबरशिप है आपको इस प्रोग्राम के साथ मिलता है। तो जरूर आप उस प्रोग्राम में जुड़ सकते हो जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का प्रोग्राम है। अभी क्वेश्चंस पे शुरुआत करते हैं। मैं ये जो प्रोग्राम जिन्होंने जिन्होंने पंकज जी ने जो किया था अटेंड, मैं अभी वो लिंक आपको शेयर करता हूँ। अभी मैं क्वेश्चंस पे शुरुआत करता हूँ। सो शुभम सर, फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्टार्टिंग में इंडिया में ही ई कॉमर्स के डिजाइन पर स्टार्ट करना है, तो मैं
क्या मैं हेल्पफुल रहेगा क्या? मतलब ई कॉमर्स ये एक्सपोर्ट में आता है क्या, ऐसा क्वेश्चन आई थिंक। हाँ, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट होता है अभी। आई थिंक लास्ट 2 साल पहले डीजीएफटी ने आई थिंक कोलैबोरेशन भी किया था अमेजोन के साथ। एंड अमेजोन के थ्रू भी आप ई कॉमर्स एक्सपोर्ट कर सकते हो। यानी बेसिकली क्या है कि आपको अमेजोन के वेयर हाउस में आपको पहुंचा के देना पड़ेगा, और अमेजोन का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर आपको सेल आउट करना पड़ेगा, वहाँ पे लिस्टिंग करके। ठीक है, तो जब भी आपका एक्सपो यानी सेल आउट हो जाएंगे अमेजोन के प्लेटफॉर्म से, तो उसके बाद फिर अमेजोन जो भी है अपना कमीशन कट करके पेमेंट आपको कर देगा। सो ई कॉमर्स एक्सपोर्ट भी आप कर सकते हैं, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट भी एक पॉसिबिलिटी है। ओके। अगला है कि सर थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट क्या होता है? थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट यानी बेसिकली क्या है कि कुछ लोग होते हैं कि जो मर्चेंट एक्सपोर्ट रहते हैं या फिर कुछ एजेंट रहते हैं। ठीक है, एक प्राइमरी इंपोर्टर रहेगा, एक जो एक्चुअल में एक्सपोर्टर करता है वो रहेगा, एंड एक एजेंट रहेगा या फिर सर्विस प्रोवाइडर रहेगा। ठीक है, बेसिकली वो क्या है कि अपना मार्जिन वगैरह बीच में रख के फिर वो वैसे एक्सपोर्ट कर सकता है। तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है, जिसमें फ़ायदा ये है कि आपका इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगा इसमें। तो जो भी ट्रांजैक्शन होगा, जो भी उसमें आपका कुछ बेसिकली एक कुछ मार्जिन रहेगा, उसमें कमीशन रहेगा। ठीक है, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। ओके। अगला है कि सर फॉरेन में वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्या प्राइस चल रहा है, ये कैसे जाना है? हाँ, तो बेसिकली देखो, अगर आपको रिटेल प्राइस पता करना है तो फिर आप उस पर्टिकुलर कंट्री के अमेजोन पे जा सकते हो, वहाँ से रिटेल प्राइस पता चल जाएगा। या फिर आप कांटेक्ट कर सकते हो इंडियन एम्बेसी को, इंडियन एम्बेसी भी आपको गाइड करती है। या फिर सबसे बेस्ट तरीका है कि आप थोड़ा कस्टम डेटा परचेस कर लो। कस्टम डेटा में आपको ये पता चल जाएगा कि जो भी कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है, चाहे इंडिया एक्सपोर्ट कर रही है या फिर वियतनाम एक्सपोर्ट, वो क्या प्राइस में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर उस कंट्री में जो इंपोर्टर है वो क्या प्राइस में परचेस कर रहा है, वो आपको क्लियर कट आपको दिख जाएगा। रेट, अमाउंट, एवरीथिंग, क्वांटिटी, कौन एक्सपोर्ट कर रहा है, कौन इंपोर्ट कर रहा है, सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कस्टम डेटा में। ओके। सो आई थिंक वो कस्टम डेटा कैसे मिले ये हम कोर्स में इन डेप्थ सीखते हैं। यस, यस, यस। ओके। अगला है कि सर स्पाइसेस एक्सपोर्ट का क्या प्रोसेस होता है? देखो, एक्सपोर्ट करना तो एक वो प्रोसेस है, चाहे आप स्पाइसेस एक्सपोर्ट करो या फिर आप इंजीनियरिंग प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करो, फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट करो। ठीक है, बट जो भी स्पेशली अगर मैं ये फूड कैटेगरी की बात करता हूँ, तो सबसे पहले आपके पास सारे लाइसेंसेस, सारे रजिस्ट्रेशन, सारे सर्टिफिकेशन आपके पास होने चाहिए। सेकंड, आप जिस कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, बेसिकली क्या है कि अगर आपको फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है गल्फ मार्केट में, कोई भी खाने पीने की चीज़ें, तो गल्फ का रूल है कि आपके पास हलाल सर्टिफिकेशन होना चाहिए। अगर आप वही फूड प्रोडक्ट अगर आप यूरोप में एक्सपोर्ट करते हो, तो वहाँ वहाँ पे सर्टिफिकेशन डिफरेंट रहेगा, वहाँ पर आपको गैप सर्टिफिकेशन देना पड़ेगा, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। ठीक है, यूएसए का रूल डिफरेंट है, एफडीए सर्टिफिकेशन एंड ऑल दैट। सो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट डिफरेंट रूल्स होते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन ये है कि वो जिस भी कंट्री में आप एक्सपोर्ट कर रहे हो वहाँ के रूल्स क्या है, वहाँ पर क्या सर्टिफिकेशन चाहिए, इसका इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो आपका इंपोर्टर भी आपको गाइड कर सकता है कि हमारे कंट्री का, हमारे कस्टम का ये रूल है, हमारा आप एज ए एक्सपोर्टर आपको ये सर्टिफिकेशन देना पड़ेगा। आपका इंपोर्टर आपको बता सकता है, आपका कस्टम हाउस एजेंट वो आपको बता सकता है, या फिर आपका जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है वो भी आपको बता सकता है। तो जो भी कंट्री है, कंट्री के हिसाब से आपको वो सर्टिफिकेशन रेडी करना पड़ेगा, एंड वो उस इंपोर्टर को सप्लाई कर देना पड़ेगा, ताकि वो वहाँ पर उसके कंट्री के पोर्ट पर कस्टम क्लियरेंस कर सके। ओके। अगला है कि सर कॉस्ट शिपिंग कंपनी बताती है क्या, मतलब कॉस्ट पर टन, और उसमें एफओबी, सीआईएफ ये सब शिपिंग कंपनी बताती है क्या? हाँ, शिपिंग कंपनी बेसिकली आपको, सपोज अगर आपको सीआईएफ इनकोटम में अगर आपको एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपका दुबई में बायर है एंड ही इज आस्किंग फॉर सीएफ जेबल अली रेट। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर आपका जो फैक्ट्री वेयर हाउस है वो नासिक में है, ठीक है, तो इसमें सीएफ में क्या क्या इंक्लूड होता है, आपके फैक्ट्री वेयर हाउस से लेकर नासिक से लेकर नवा शाह पोर्ट मुंबई तक का रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, प्लस नवा शाह पोर्ट के पोर्ट चार्जेस। ठीक है, पोर्ट चार्जेस में सब कुछ आ जाता है, लाइक अगर आप ट्रक से एक्सपोर्ट करोगे, ट्रक से निकालोगे तो ट्रक में से माल बाहर निकलेगा। फिर जो लॉजिस्टिक कंपनी ने आपका जो कंटेनर बुक किया, उस कंटेनर में वो लोडिंग होगा, ठीक है, अनलोडिंग लोडिंग वाला पार्ट रहेगा। टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस रहते हैं, ठीक है, कस्टम क्लियरेंस चार्जेस रहते हैं, ये सारे जितने भी पोर्ट के चार्जेस रहेंगे। ठीक है, प्लस नवा शाह पोर्ट मुंबई से लेके जेबेलली पोर्ट तक का ओशन फ्रेट। ठीक है, अभी ये जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, पोर्ट चार्जेस है और ओशन फ्रेट है,
ठीक है, ये सारा आपका लॉजिस्टिक कंपनी आपको बता देगा। उसके हिसाब से फिर आपको कॉस्टिंग करना पड़ेगा। वो तो बेसिकली आपको बता देंगे कि भाई 20 फीट का नवाज शहर से लेके जेबल अली पोर्ट तक का $200 का ओशन फ्रेट है या फिर $500 का ओशन फ्रेट है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, पोर्ट चार्जेस, वो भी आपको बता देंगे। बट कॉस्टिंग अल्टीमेटली फाइनली आपको ही करना है। ठीक है, कॉस्टिंग के ऊपर भी हमारा एक पूरा कंप्लीट सेशन कॉस्टिंग के ऊपर ही रहता है, जिसमें एफओबी कॉस्टिंग कैसी की जाए, सीएफ कॉस्टिंग कैसी की जाए, उसके जो भी है फाइनल रेट मार्जिन वगैरह कितना रहेगा, वो सारा हम डिस्कस करते हैं। ओके। अगला है कि सर 100% एडवांस पाने के लिए निगोशिएशंस के लिए रिक्वायर्ड है क्या? डेफिनेटली, क्योंकि ये पेमेंट टर्म है, चाहे इनको टर्म है, डिलीवरी टर्म है, ये सब निगोशिएबल होता है। ठीक है, तो हमारा एक सेशन ऐसा भी है कि बाहर के साथ आपको कम्युनिकेशन कैसे करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको कॉल करना चाहिए कि मेल डालना चाहिए। ठीक है, और कॉल पर आप क्या बात करेंगे, कॉलिंग स्क्रिप्ट क्या रहेगा। ठीक है, और क्या क्या पैरामीटर में आपको 100% एडवांस मिल सकता है, वो भी हम सेशन में पूरा डिस्कस करते हैं। और उद्योग वर्धन के जो भी स्टूडेंट है अभी तक, ठीक है, जिन्होंने बाय एयर या फिर स्मॉल स्मॉल कंसाइनमेंट में एक्सपोर्ट किया है, सब ने 100% एडवांस में ही एक्सपोर्ट किया है। ठीक है, और आज एक जयपुर के स्टूडेंट है जिसके साथ मैं उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट दिखाए थे, प्रोफार्मा मैनेज करेक्ट है कि नहीं, वो सब चेक करने के लिए दिया था। तो वहां पर भी उनका पेमेंट हम 100% एडवांस ही था। हम्म। Yes. कुछ लोग के कोर्स के रिलेटेड क्वेश्चंस है, मैं क्विकली कोर्स की इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ, एंड ना वापस रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑडियंस के जो है वो हम कवर करते हैं। तो मैं ये जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो प्रोग्राम है, जो शुभम सर गाइड करते हैं, एंड पंकज उशी सर जैसे हमारे जो एल्यूमनाइज है, उन्होंने ये प्रोग्राम अटेंड किया है। इसका जो नया बैच है ये 18 नवंबर से शुरू हो रहा है। इस प्रोग्राम का ड्यूरेशन 3 वीक्स है। इसमें आपको पूरा गाइडेंस, मतलब हम आपको कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज देते हैं, बायर कैसे ढूंढे, लॉजिस्टिक्स कैसे ढूंढे, कौन से प्रोडक्ट में काम करना चाहिए, लाइसेंसेस क्या होते हैं, इसके बारे में गाइड करते हैं। आपको गाइडेंस शुभम सर से मिलता है, जो खुद एक्सपोर्टर है, जो एकदम प्रैक्टिकल एडवाइसेस आपको इसमें देंगे, एंड आपको ऐसे चीजों पे गाइड करेंगे कि जिसमें आपको 100% पेमेंट कैसे मिल सकता है। तो अगर आपको 100% टर्म्स, 100% एडवांस पे अगर आपका काम होता है, तो प्रैक्टिकली आपको इसमें विदाउट इन्वेस्टमेंट आप इस बिजनेस में आप एंट्री कर सकते हो। फिर आपको एक कम्युनिटी का एक्सेस मिलता है, और हम आपको बहुत सारे लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं, हम आप जो जो रजिस्ट्रेशंस रखते हैं वो भी हम आपको इसमें गाइड करते हैं। तो सिलेबस में क्या क्या चीजें है ये हम आपको कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्म एस्टेब्लिशमेंट प्रोसेस क्या है, आपको कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कंपनी का कैसे शुरू करना है, तो उसके लिए फॉर्म बनाना है, तो कौन से टाइप का करना चाहिए, वो उस पे हम शुरुआत कर दे। फिर डीजीएफटी लाइसेंस क्या होता है, तो आईईसी कोड है, ईपीसीजी लाइसेंस है, एसीआईएस लाइसेंस है। तो अलग अलग लाइसेंसेस है। अभी यूजुअली शुरुआत में आपको बस लिमिटेड लाइसेंस ही लगते हैं, बट बहुत सारे लोग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज बहुत सारे लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, और इनिशियल कॉस्ट आपका इसमें हेवी लग जाता है। तो शुरुआत में क्या क्या इसेंशियल लाइसेंस है, इस हम प्रोग्राम में आपको गाइड करते हैं। फिर बायर सर्च कैसे करें, ऑफलाइन किस तरीके से ढूंढे, ऑनलाइन किस तरीके से ढूंढे, डेटाबेस हमें जेन्युइन कहाँ से मिलना चाहिए, वो हम आपको इसमें गाइड करते हैं। फिर अलग अलग जो पेमेंट टर्म्स है उसके बारे में गाइड करते हैं। फिर प्रोडक्ट सिलेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पेरिशेबल प्रोडक्ट होते हैं, नॉन पेरिशेबल प्रोडक्ट होते हैं। तो और वो प्रोडक्ट के लिए सप्लायर कहाँ से ढूंढे, उस प्रोडक्ट के लिए कस्टमर कैसे ढूंढे, मतलब इंपोर्टर कैसे ढूंढे, और ट्रेड पॉलिसी क्या है इंडिया का कंट्री टू कंट्री, वो हम आपको गाइड करते हैं। प्रोडक्ट में हाई मार्जिन प्रोडक्ट ढूंढना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जिसमें आपको मार्जिन कम है, रिस्क भी ज्यादा है। तो हमने कैसे ढूंढे वो हम आपको गाइड करते हैं। एग्री एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज हम आपको फोकस करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर में इंटरेस्टेड होते हैं। तो एग्रीकल्चर पे एक हमारा स्पेशल सेशन होता है, तो एग्री फूड प्रोडक्ट्स वगैरह सारी चीजें इसमें कवर होती है। फिर हम आपको पोस्ट क्वारंटाइन रेगुलेशंस क्या होती है, तो इंटरनेशनल प्लांट क्वारंटाइन रेगुलेशंस क्या होती है, फिर सीएचए का क्या रोल होता है, ईसीजीसी क्या होता है, ये हम आपको गाइड करते हैं। फिर लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन, मतलब जैसे कि सर ने भी बताया कि लॉजिस्टिक कॉस्ट और फिजिबिलिटी हमें वो स्टडी करना होता है। एयर कार्गो करे, ओशन करे, 20 फीट करे, 40 फीट करे, ये सारी चीजें हम आपको इस कोर्स में गाइड करते हैं। फिर अलग अलग स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो सीएचए है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स है, डीजीएफटी है, तो सबका रोल क्या होता है ये हम आपको गाइड कर रहे हैं। फिर पेमेंट एंड फाइनेंस, तो इसमें इंटरनेशनल पेमेंट कैसे होता है, लैंडिंग कॉस्ट शीट कैसे बनाए, बिलिंग प्रोसेस कैसे करे, कोटेशन कैसे बनाए,
ये हम आपको इन डेप्थ इसमें गाइड करते हैं। आरबीआई का रूल्स क्या है वो हम आपको गाइड करते हैं। फिर गवर्नेंस क्या है, मतलब कौन सी बॉडीज है कि जिसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे कंट्रोल है, मतलब जिससे आप सिक्योर्ड रह सकते हो। आपका कोई भी बाय, आपका कोई भी ट्रेड है, आपको कोई क्लेम करना है, इंसेंटिव क्लेम करना है, तो वो हम आपको गाइड करते हैं। फिर एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम्स के बारे में गाइड करते हैं कि जैसे गवर्नमेंट के कुछ बेनिफिट्स होते हैं, फिर ड्यूटी ड्रॉबैक हो, एससीआईएस हो, रॉड टेप हो, उसके बारे में हम आपको गाइड करते हैं। और फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बायर कैसे ढूंढे इंटरनेशनल मार्केट में, रिस्क क्या है इस बिजनेस के लिए, फिर हमें लॉजिस्टिक डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं प्रैक्टिकली जब बिजनेस में आते हैं, कॉस्ट शीट कैसे बनाए, फिर कौन से बैंक में अकाउंट खोले, करंट अकाउंट खोले, इंटरनेशनल बैंक में खोले या गवर्नमेंट के इसमें खोले। फिर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ये हम आपको इन डेप्थ इस प्रोग्राम में गाइड करते हैं। ये जो प्रोग्राम है शुभम राव सर से आपको पूरा गाइडेंस मिलेगा। ये सेशन आज का अगर आपने मिस किया है तो आप ये रिकॉर्डिंग आज का वापस देख सकते हो। और हमारे बहुत सारे एल्यूमनाइज है जो आज बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं। तो मतलब पंकज जोशी सर का तो हमने आज पता चला कि आज वो 50 करोड़ तक पहुंचे। बट ऐसे हमारे बहुत एंटरप्रेन्योर्स है जो आज, ये हमारे गोपाल सानप है जो 30 करोड़ का टर्नओवर करते हैं, जो सिर्फ इंपोर्ट में काम करते हैं, एप्पल इंपोर्ट में। ये हमारे तुषार आयर सर है जो आज एक्सपोर्ट में काम करते हैं, 12 कंट्रीज से ज्यादा उनका एक्सपोर्ट है। फिर ये हमारे शैलेश दीक्षित सर है। ये हमारे महेंद्र सिंगारे जी है जो आज 58 करोड़ का टर्नओवर करते हैं। जब उनका फर्स्ट ट्रेड में सिर्फ 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, आज 58 करोड़ का वो टर्नओवर कर रहे हैं। उनका दुबई यूएसए में भी ऑफिसेस अभी आज उनके हुए हैं। तो ऐसे लोगों के आप इन डेप्थ वीडियोस देख सकते हो, इनका पूरा पॉडकास्ट है। अगर आप ये पूरा पॉडकास्ट देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से नॉलेज मिलेगा। आपको एडिशनल बेनिफिट्स, ये सारे सेशन लाइव होते हैं। आपका ये बैच साइज जो है 30 पार्टिसिपेंट तक लिमिटेड होता है, सो दैट सबकी क्वेश्चन एंड आंसर्स क्लियर क्लियर होते हैं। आपको सेशन, हर एक सेशन का रिकॉर्डिंग भी होता है, तो लाइव होते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर्स क्लियर होते हैं। बट वो सारे सेशन का आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलता है। हैंड होल्डिंग सपोर्ट होता है कोर्स के बाद। एंड ये हमारे कुछ और भी एल्यूमनाइज के फीडबैक वीडियोस आप देख सकते हो कि कैसे उनको बेनिफिट हुआ है। आप उनके स्क्रीनशॉट्स देख सकते हो कि कैसे उन्होंने एक्सपोर्ट करने के बाद हमें अपने प्रोडक्ट्स के बारे में उन्होंने शेयर किया है। अलग अलग प्रोडक्ट्स है आज वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे उनके फीडबैक्स है। आप ये सारे एल्यूमनाइज के फीडबैक्स हमारे इस वेबसाइट पे आके देख सकते हो। तो ये सारे सेशंस लाइव होते हैं। एंड हमारा ये जो नया बैच है ये अपकमिंग नेक्स्ट वीक से शुरू हो रहा है। 8 से 9:30 के टाइम में ये सेशंस लाइव ऑनलाइन होते हैं। एंड आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सिंपल है, आपको वेबसाइट पे जाके ही डायरेक्टली रजिस्टर करना है। तो आपका नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर फिलअप करके रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। और आपके सामने एक पेमेंट विंडो ओपन होगा जहाँ पे आप इस कोर्स के लिए डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हो। इस प्रोग्राम के साथ एक जो बेनिफिट है एडिशनल, वो मैं क्विकली शेयर करता हूँ। तो आपको एक कम्युनिटी का एक्सेस मिलता है जिसमें हमारे जो अक्रॉस इंडिया के जो एल्यूमनाइज है वो इसमें जुड़े हुए हैं। ये हमारे महेश जी है जो आज हनी में काम करते हैं, बहुत अच्छा एक्सपोर्ट में काम करते हैं। ये हमारे मतलब 135 प्लस ज्यादा मेंबर्स है जो आज एक्सपोर्ट के जो काम कर रहे हैं, ये सारे लोग हमारे इसमें जुड़े हुए हैं। ये हमारे देखिए जो श्रद्धा, जिनका सर एग्जांपल दे रहे थे कि जो एल्यूमिनियम फॉइल्स में, एल्यूमिनियम प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं, उन्होंने रिसेंटली ही ये बिजनेस शुरू किया है। और आज उनको, उन्होंने रिसेंटली, सॉरी, ये रिसेंटली हमारा एक ग्रुप पे उन्होंने अपने बिजनेस के बारे में शेयर किया। एंड आज सर ने जैसे बताया कि 100% एडवांस पे उनको ऑर्डर मिली है, उनकी कॉस्ट शीट वैसी बन रही है। तो ये सारे हमारे एल्यूमनाइज है। कुछ लोग हमारे अभी सर्विसेज भी दे रहे हैं यूएई में वगैरह, ऐसे हमारे अक्रॉस पार्टिसिपेंट हमारे काम कर रहे हैं। ये इस टाइप से ऑर्डर्स भी आपको इस ग्रुप में मिलेंगे। तो देखिए कैसे आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऑर्डर्स भी हमारे इस ग्रुप में मिल जाएंगे। तो ऐसा और एक रिसेंटली किसी ने, हमारे एल्यूमनाइज ने साथ में मिलके एक रजिस्ट्रेशन भी साथ में किया था। वोल्जा नाम से एक एसएमई प्लान होता है जो बहुत एक्सपेंसिव होता है। बट अगर अगर 10 लोग एक साथ आके करते हो तो आपको वो बहुत सस्ते में पड़ता है। तो हमारे पार्टिसिपेंट ने ऐसा ग्रुप में डाला और उनको ग्रुप में ही 10 लोग मिल गए कि जो आज वो सब्सक्रिप्शन ले पा रहे हैं। अलग अलग टाइप के जो बायर ढूंढने होते हैं तो वो एकदम इजीली, मतलब जो इंडिविजुअल लेवल पे जो लाखों रुपए का सब्सक्रिप्शन होता है वो नहीं कर पाते, पर जब साथ में लोग मिलके करते हैं तो वो खरीद पाते हैं। तो ऐसा ग्रुप का फायदा होता है। इस ग्रुप का आपको मेंबरशिप मिल जाता है इस कोर्स के साथ, जिसका आपको लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा। तो इसमें अभिनव
रिमेनिंग ये जो प्रोग्राम है, इस कोर्स का लिंक मैं आपको चैट बॉक्स पे शेयर कर देता हूँ। उस लिंक पे जाके आप इस कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। हमारा ये जो कोर्स है ये 18 तारीख से शुरू हो रहा है, नया बैच लाइव ऑनलाइन ये पूरा सेशंस होंगे। 18 तारीख से नया बैच शुरू हो रहा है। ओके, सो कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस है, अभी हम क्विकली क्वेश्चंस कवर करते हैं। ओके, एक क्वेश्चन ऐसा है कि आई एम अजय एंड मुझे प्रोटीन पाउडर में इंटरेस्टेड है। सो सर, प्रोटीन पाउडर के लिए कोई बायर्स है क्या इंटरनेशनल मार्केट में? इसमें एक्सपोर्ट हो सकता है क्या? डेफिनेटली प्रोटीन पाउडर भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, जो कि ऑलरेडी इंडिया से हो रहा है। ठीक है। बट वही आपको प्रोडक्ट का नॉलेज लेना पड़ेगा, सर्टिफिकेशन वगैरह क्या क्या लगते हैं वो सब इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा। आप अपेडा से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। अपेडा जो आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल रहेगा प्रोटीन पाउडर में, वो भी आपको गाइड कर सकता है। एंड यस, डेफिनेटली प्रोटीन पाउडर आप कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। ओके, अगला क्वेश्चन है, सर मैं A2 घी में काम कर सकता, A2 देसी घी में काम करता हूँ, तो मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ क्या? मुझे अपेडा में रजिस्टर करना है या मुझे क्या क्या करना है, इन्वेस्टमेंट क्या है? आई मीन हम इन डेप्थ कोर्स में गाइड करेंगे, बट कर सकते हैं क्या इसके बारे में? हाँ, A2 घी काफ़ी लास्ट 2-3 ईयर से काफ़ी ट्रेंडिंग में है। और कुछ स्टूडेंट है जो जिनका एक्चुअल में प्रोडक्शन भी A2 घी का प्रोडक्शन भी है और वो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। सो A2 घी का रिक्वायरमेंट है ओवरसीज मार्केट में भी, स्पेशली यूके, जैसे कि यूके, कनाडा एंड यूएस मार्केट जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। वहाँ पर काफ़ी सारे इंडियंस भी है, ठीक है, जिनको दे लाइक टू कंज्यूम घी। ठीक है, तो ये भी इसका भी मार्केट है, काफ़ी ग्रोइंग मार्केट है। ये भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, डेफिनेटली ये भी एक्सपोर्ट हो सकता है। ओके ओके, अगला है, सर मेरे पास मतलब 30 to 50 thousand का कैपिटल है, तो क्या मैं इस बिजनेस में आ सकता हूँ क्या? देखो, क्या जो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट रहेगा वो जो है कंपनी रजिस्ट्रेशन और जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड एंड ऑल दैट, ये जो भी प्रोसीजर है इसके लिए डेफिनेटली वो आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा। सो इसका जो इन्वेस्टमेंट रहता है इट 10 से 15 के बीच में हो सकता है। जो भी आपका प्रॉपर्टी, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन है, जीएसटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, आरसीएमसी, उसके लिए, वेब इंक्लूडिंग वेबसाइट। ठीक है। बट जब आप एक्सपोर्ट करते हो, एक्सपोर्ट के लिए आपका इन्वेस्टमेंट डिपेंड रहेगा कि आपका पेमेंट टर्म क्या है। ठीक है। तो आज का एग्जांपल है, जो श्रद्धा जी है, लाइक उनका पेमेंट टर्म है 100% एडवांस। ठीक है, मैंने मार्जिन पे चेक किया, लाइक वो मैन्युफैक्चर से क्या प्राइस में परचेस कर रहे हैं एंड उनका सेलिंग प्राइस क्या है। तो आई थिंक इट वाज 45 to 50% का मार्जिन था। ठीक है, जब पेमेंट अभी 100% एडवांस है तो उनका खुद का इन्वेस्टमेंट तो कुछ है ही नहीं। जब उनको बायर से 100% एडवांस आएगा उसके बाद ही वो मैन्युफैक्चर को, जो उनका मैन्युफैक्चरर है उसको ऑर्डर देकर वहाँ से फिर वो एक्सपोर्ट कराएंगे। ठीक है। सो जो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट जीरो है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपका पेमेंट टर्म क्या है। पेमेंट टर्म 100% एडवांस है उनका। ठीक है, अगर आपका 50% एडवांस है तो बैलेंस जो 50% रहेगा वो आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा। ठीक है। सो ओके, हाँ, तो बेसिकली जो है इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर पेमेंट टर्म। और सर RCMC वगैरह जरूरी होता है शुरुआत में? हाँ, स्पेसिफिकली जो एग्रो प्रोडक्ट है, मरीन प्रोडक्ट है, टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस एंड इसके अलावा टोबैको बोर्ड एंड मखाना बोर्ड, ठीक है, ये कंपलसरी में आते हैं। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है तो आपके पास कंपलसरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का मेंबरशिप होना ही चाहिए। और LCL क्या होता है सर? LCL में शुरू कर सकते हैं क्या? हाँ, एलसीएल है ना, लेस देन कंटेनर लोडिंग, यानी जो फुल कंटेनर नहीं है। बेसिकली फुल कंटेनर का जो क्वांटिटी रहता है वो 20 से लेकर 25 टन तक हो सकता है, फिर 27 टन्स तक हो सकता है। कभी कभी रिक्वायरमेंट आता है 5 टन्स का, 4 टन्स का, 2 टन्स का, 3 टन्स का, ऐसे रिक्वायरमेंट भी आता है। तो वो बाय सी ही एक्सपोर्ट होगा, बट उसके लिए फुल कंटेनर नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए लेस देन एलसीएल, एज अ एलसीएल कंसाइनमेंट जाएगा, लेस देन कंटेनर लोडिंग। तो मैं तो सजेस्ट यही करूंगा कि आप स्टार्ट करो एलसीएल से। ठीक है, एलसीएल में चांसेस ज़्यादा रहते हैं 100% एडवांस आने के। ठीक है, क्योंकि बायर का इन्वेस्टमेंट कम रहता है ये केस में। अगला है कि सर मतलब क्या एक्सपोर्ट करना है ये पता नहीं है, बट बहुत इंटरेस्ट है एक्सपोर्ट में आने के लिए। तो ये प्रोग्राम हाँ, से मुझे प्रोडक्ट वगैरह वो सब का भी नॉलेज मिल सकता है क्या? यस यस, बेसिकली क्योंकि प्रोडक्ट सिलेक्शन के हमारे 2 सेशंस होते हैं और जिसमें हम ऐसे प्रोडक्ट्स डिस्कस करते हैं जो कि काफ़ी इजी है, ज़्यादा टेक्निकल नहीं है।
ठीक है, और जिसमें आपको इजीली एडवांस आ सकता है, 100% एडवांस भी आ सकता है। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन पे ज़्यादा फोकस रहता है। ठीक है, तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स है, बट मैंने कुछ प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट किए हैं ताकि जो नए एक्सपोर्टर है, ठीक है, उनको एक्सपोर्ट करने के लिए वो इजी जाए। ठीक है। और सर जीरो नॉलेज है मतलब एक्सपोर्ट में, तो मतलब इसमें कोई नॉलेज जरूरी है इस कोर्स के लिए, या एकदम ब्लैंक पर्सन आ सकते हैं? ब्लैंक पर्सन भी आ सकता है, जिसके पास डिग्री नहीं है वो भी आ सकता है। ठीक है। सो क्या है कि मैं स्टार्ट से एंड तक जो भी एक्सपोर्ट प्रोसीजर है सारा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बात है प्रोडक्ट की, ठीक है, जिसने कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट नहीं किया है, जिसको कोई प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है, उसके लिए भी मैंने कुछ ऐसे प्रोडक्ट फिल्टर आउट किए जो कि इजी टू अंडरस्टैंड है और इजी टू एक्सपोर्ट है। ठीक है, तो आप कंप्लीटली ब्लैंक भी आ सकते हो, एंड एनी वन कैन एक्सपोर्ट, चाहे आप लाइक हाउस वाइफ हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, स्टूडेंट्स हो, एनी वन कैन स्टार्ट एक्सपोर्ट। ओके ओके, यस। कोई किसी को स्पाइसेस में इंटरेस्ट है, तो ये स्पाइसेस एक्सपोर्ट कैसे करे, कौन से प्रोडक्ट में करे, कहाँ करे, ये हम इन डेप्थ आपका कोर्स में गाइडेंस कर पाएंगे। आपको कौन से टाइप के रजिस्ट्रेशन जरूरी है, क्या मार्जिन होने चाहिए, कोटेशन क्या होना चाहिए, वो हम आपको इन डेप्थ इस प्रोग्राम में गाइड करेंगे। सर कॉफी एक्सपोर्ट में भी कुछ है क्या, मतलब उसमें भी ट्रेंड है क्या? हाँ, डेफिनेटली कॉफ़ी का लाइक ट्रेंड है, और गवर्नमेंट ने कॉफ़ी एक्सपोर्ट करने के लिए कॉफ़ी बोर्ड भी बनाया है। ठीक है। सो बेसिकली साउथ में जो कर्नाटका काफ़ी काफ़ी बड़ा लाइक बड़ा एक्सपोर्टर है इसमें कॉफ़ी में। ठीक है, तो कॉफ़ी भी एक्सपोर्ट होता है काफ़ी लाइक, और इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर इन द कॉफ़ी। ठीक है, टॉप 5 में आता है। ठीक है, कॉफ़ी भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट ने स्पेशली एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल भी बनाया जो कि है कॉफ़ी बोर्ड। ओके। अगला कि सर नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या, कैसे वैरी होते हैं, मतलब मिनिमम कितना होता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है इसमें? देखो, मार्जिन जो है दैट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट, कि आपका प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, इसके अलावा आप कितना क्वांटिटी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, अगर बेसिकली क्या होता है कि अगर आपका फुल कंटेनर है, बल्क में आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो वहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा रहता है, मार्जिन कम रहता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपका फुल कंटेनर में 15% मार्जिन निकल रहा है, बट अगर आप एलसीएल करते हो, लेस देन कंटेनर लोडिंग करते हो, तो उसमें आपका 150% भी मार्जिन निकल सकता है। ठीक है, सो ये मार्जिन अगेन वो थोड़ा स्टडी वाला है, वो उनको प्रैक्टिकली स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी जहाँ तक कॉस्टिंग का बात है, कॉस्टिंग तो हम लाइक सेशन में पूरा कवर कर लेते हैं कि आपका एलसीएल कॉस्टिंग कैसे रहेगा। ठीक है, एंड एफसीएल कॉस्टिंग कैसे रहेगा। एंड इसके अलावा हम लोग ये भी स्टडी कर सकते हैं कि जो प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर रहे हो वो क्या प्राइस में एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है, तो आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि भाई मैं मार्जिन कितना रख सकता हूँ। ठीक है। ओके। अगला है कि सर इस इंडस्ट्री में आने के लिए कोई अपर एज लिमिट है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैंने कहा था कि एनी वन कैन स्टार्ट एक्सपोर्ट, इसमें कोई एंड सर, रेस्ट्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं है। एंड वुमन वुमन इस इंडस्ट्री में होती है क्या, मतलब वुमन के लिए बेनिफिट है, या मतलब फेवरेबल है ये इंडस्ट्री? करेक्ट करेक्ट, वुमेन्स के लिए है, वुमेन्स के लिए भी काफ़ी सारे ऐसे स्पेशली जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, जैसे एग्जांपल के लिए अपेडा है। ठीक है, तो अपेडा क्या करता है कि अपेडा खुद के भी इंटरनेशनल लेवल के एग्जीबिशन ट्रेड फेयर अरेंज करता है। ठीक है, जिसमें कुछ एग्जीबिशन मैंने ऐसी भी देखे कि अगर वुमेन एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, या फिर वुमेन अगर मोर देन 25% शेयर होल्डर है उस पर्टिकुलर कंपनी में। ठीक है, तो अगर आप स्टॉल लगा रहे हो वहाँ पर, ठीक है, तो स्टॉल लगाने का खर्चा, फॉर एग्जांपल अगर आपका 2 लाख रुपए खर्चा आ रहा है स्टॉल लगाने का, तो अगर वुमेन एंटरप्रेन्योर है तो आपका लाइक अप टू 90 to 95% आपको रिफंड मिल जाएगा, जो भी स्टॉल का खर्चा है। तो ऐसे भी काफ़ी सारे ऐसे हम्म स्कीम्स होते हैं, बट वो वैरी करते हैं, बट होते हैं, डेफिनेटली होते हैं, वुमेन्स के लिए भी स्कीम्स होते हैं। ठीक है। गवर्नमेंट के लिए एग्री के लिए कोई सब्सिडी होती है क्या, इंपोर्ट के लिए, इंपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट के लिए? हाँ, एक्सपोर्ट के लिए होती है, एक्सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट देखो, ड्यूटी ड्रॉबैक, आरओटीपी, ये तो मिलता ही है। इसके अलावा गवर्नमेंट आपको टीएमए भी देता है, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस। ठीक है, बेसिकली क्या है कि अगर आप 20 फीट कंटेनर में एक्सपोर्ट कर रहे हो या फिर आप 40 फीट कंटेनर में एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो उसका भी लाइक कुछ 20,000 25,000 गवर्नमेंट आपको रिफंड करती है, जो भी आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसका। तो एग्रो प्रोडक्ट के लिए गवर्नमेंट एग्रो प्रोडक्ट को काफ़ी सपोर्ट करती है, और एग्रो प्रोडक्ट के डेफिनेटली ये सब इंसेंटिव गवर्नमेंट की स्कीम्स होते हैं। ओके।
और इंपोर्ट के लिए कोई मतलब फॉरेन गवर्नमेंट बेनिफिट देती है क्या हमें? नहीं, इंपोर्ट के लिए तो कुछ बेनिफिट नहीं है, बट अगर आपको इंपोर्ट करना है तो अपने प्रायोरिटी देना चाहिए उस कंट्री को जिस कंट्री के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। ठीक है। अगर आपको कुछ मशीनरी इंपोर्ट करना है, फॉर एग्जांपल अगर आपको चाइना से आपको कुछ मशीनरी इंपोर्ट करना है, तो हो सकता है कि उस पर्टिकुलर मशीनरी के ऊपर आपको 30% इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़े। बट अगर सेम मशीनरी अगर वो यूके में है या फिर ऑस्ट्रेलिया में है, अगर आप वहां से इंपोर्ट करते हो तो आपको इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देना पड़ेगा। दैट इज द एडवांटेज ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो हम्म। यही हम इंपोर्टर को यही फायदा होता है कि आपको प्रायोरिटी देना पड़ेगा जिस कंट्री के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो फिर आपको इंपोर्ट ड्यूटी में कंसेशन मिल सकता है। सर, फार्मर खेत की पैदाश आइटम, खेत पैदाश जो आइटम है, खेती की खेत पैदाश, आई एम हाँ। नॉट श्योर, ये एक्सपोर्ट हो सकता है क्या ऐसा? क्वेश्चन नहीं समझा मुझे। हाँ, नहीं समझ में आ रहा है। बढ़िया। इफ आई अंडरस्टैंड कि कोई फार्मर है तो वो खुद प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट कर सकता है, इज इट लाइक दैट? हाँ, आई थिंक वैसा होगा। हाँ। आई थिंक हमारे पास हाँ। पार्टी